हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस इस सेशन में आई थिंक ये मोस्ट अवेटेड सेशन होगा इस साल का, क्योंकि इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी 2024 में पिछले ही अभी 10 दिन पहले जो आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसके हम आपको पैसेजेस डिस्कस करने वाले हैं और उसके सॉल्यूशन बताने वाले हैं। गाइस प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जब तक पूरा एक्चुअल आंसर की नहीं आती तब तक हम गारंटीड तो नहीं बता सकते कि यही इसका आंसर होगा, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। और जो लॉजिकली जो हमें जो आंसर लग रहा है इसमें, वो हम आपको बताते चलेंगे। कुछ कंफ्यूजिंग जो एक आधा पैसेज होगा उसको भी हम आपको बताएंगे कि इसमें ये टॉपिक ये ऑप्शन भी लग रहा है कि हो सकता है, और ये भी लग रहा है कि हो सकता है। तो वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल आंसर की, ठीक है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं, बट बिफोर वी गो एनी फर्दर लेट मी टेल यू अबाउट द बेस्ट कंटेंट दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर वेबसाइट। तो गाइस एक बार मैं आपको अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हो विच इज़ www.edutap.co.in, तो आप हमारी सर्च करोगे गूगल पे edutap.co.in, तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर आप जब जाओगे तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। इसमें टॉप पे ही आपको ये फ्री मटेरियल अगर आपको दिख रहा है, तो आप फ्री मटेरियल पे आओगे। इसमें फ्री रिसोर्सेज पे आप जाना। फ्री रिसोर्सेज में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, कौन से एग्ज़ाम के लिए हमें चाहिए। तो जैसे अब मैं यूपीएससी के लिए बात करता हूँ, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हमको चाहिए, या चलो अगर हम और भी देखते हैं, मतलब अगर आप साइन अप नहीं भी करते हो तो भी आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो फ्री मटेरियल में, ठीक है, तो अगर आप ब्लॉग में जाओगे, ठीक है, तो ब्लॉग्स में जाना गाइस। ब्लॉग्स में आपको सारे पी वाई क्यूज़ की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आपको कोई वेबिनार ज्वाइन करनी है उसका लिंक मिल जाएगा आपको यहीं पे ही, ठीक है। हमारे यहाँ पे फ्री वेबिनार्स कंडक्ट की जाती हैं जिसमें हम आपको सब कुछ बताते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। तो जब आप हमारे यहाँ ब्लॉग्स में आओगे फ्री मटेरियल में, आपको ये सारा डोमिनेशन वर्कशॉप और ये इन सब के लिंक मिल जाएंगे, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन्ड है यहाँ पे। और अगर आप ब्लॉग में आओगे तो ब्लॉग में कैटेगरीज में जाना ऊपर, और यहाँ पे आपको यूपीएससी सी सेट पे क्लिक करना है। और यूपीएससी सी सेट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखेंगी जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है जब आप यूपीएससी पे क्लिक करोगे। एक सेकंड का लोड हो रहा है। तो जैसे ही लोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको कौन सी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी, और इसमें बहुत ही यूज़फुल भी है आपके लिए। क्योंकि देखो गाइस, अगर आप 2025 की प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हो तो गाइस इससे अच्छा टाइम नहीं है। क्योंकि गाइस देखो, सी सेट एक ऐसा पार्ट है जो बहुत बच्चे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का सोच के इसको अवॉइड कर देते हैं या इसको बैक बर्नर पे डाल देते हैं। वो हमें नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि जब हम तैयारी करें तो हमें शुरू से ही प्रिपेयर करते करना है इसके लिए। तो मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है शायद। चलो गाइस, मैं आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाता रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, पता नहीं मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मतलब लोड नहीं हो रहा है आपके यहाँ पे यूपीएससी वाले। आपको मैं वैसे पिछली वीडियोस में मैंने बहुत बार आपको दिखाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और जाके आपको ब्लॉग्स में बहुत सारा आपको पी वाई क्यूज़ डाउनलोड, पूरा सिलेबस किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं, सारा एनालिसिस सब कुछ वहाँ पे ब्लॉग्स में मिल जाएगा। तो गो चेक इट आउट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, ठीक है। चलो गाइज, तो शुरू करते हैं गाइज आज का अपना ये पी वाई क्यू वाला सेशन। तो सबसे पहले हम एक एक करके अब ये सेट बी से हमने पैसेजेस उठाए थे। तो आप अपने सेट के हिसाब से, अगर आप अपीयर हुए हो या अगर आपको पेपर मिलता है ऑनलाइन, तो आप अपने सेट के हिसाब से अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हो। एंड यू कैन सी के इस किस पैसेज का क्या आंसर आना चाहिए। तो शुरू करते हैं गाइस। अब ये दो पार्ट में कंडक्ट कर रहा हूँ गाइस। मैं ये सेशन जो है पहले जो लगभग लगभग 10 या 11 जो अपने पैसेजेस हैं वो हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो अपने 10-11 पैसेजेस हैं, टोटल 20-21 पैसेजेस आए थे, तो हमें वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट वन है। एक और पार्ट आएगा इसका नेक्स्ट सैटरडे को, तब हम इसको पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। आपके सामने है, तो मैं एक एक करके आपको पढ़ के समझाता हूँ कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना था एग्जाम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेटिकली कन्वेड बाय द ऑथर, मतलब क्या एम्फेटिकली, मतलब वो ही बोल रहा है कि कौन सी बात वो सच में, मतलब
जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही केयरफुल इंसाइट के साथ वो आपको बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, इस पहले पैसेज पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वो बोल रहा है कि जो साइंस की जो हिस्ट्री है ना, वो है असली मैनकाइंड की हिस्ट्री, कि जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई है वो मैनकाइंड के साथ साथ मैनकाइंड की हिस्ट्री के हिसाब से ही, मतलब मैनकाइंड की हिस्ट्री क्या है, पहले वो गुफाओं में रहते थे, आइस एज में पता नहीं कहाँ कहाँ थे, निएंडरथाल थे और ये सब वो सब थे। उसके बाद जैसे जैसे साइंस आया, हमने फायर बनाया, व्हील बनाया, धीरे धीरे डेवलप हुए और फिर हमें चेंजेस देखने को मिले। तो साइंस की वजह से ही हमारी लाइफ में जो हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो साइंस के बेसिस पे ही डेवलप हुई है, वो ये कहना चाह रहा है। तो द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम a 19th century writer linked science with its background। ये एपिग्राम क्या होता है guys? कोई बात जो एक लाइट हार्टेड वे में बोली जाती है। तो in this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relations between science and mankind and to treat the former as some abstract third party which can sometimes be praised for its beneficial influences, but frequently and conveniently blamed for the horrors of war। क्या 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 कह रहे हैं भाई? देखो, ये जो रिलेशनशिप है साइंस और मैनकाइंड के बीच में, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी नहीं है, ये बहुत ही रियल चीज़ है। जब हम बोलते हैं कि भाई जो बेनिफिट्स हैं साइंस के उनको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो फिर ज़्यादातर हम साइंस को किस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं कि जो ये वॉर हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये साइंस की वजह से ही तो हो रहा है। अगर ये एटॉमिक बॉम्ब और ये वेपन्स अगर ना बनते, साइंस के डेवलपमेंट से ही बने ये सब, तो हमें वॉर नहीं झेलने पड़ते इतने बुरी तरह से। तो हम उसको ब्लेम भी करने लग जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो? Science and mankind cannot be divorced from time to time at man's convenience. Yet we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflict। कि चाहे हम कितनी ही इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लें, लेकिन इस सदी में जो हमने देखा है वो शुरुआत से ही हमने वॉर देखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो अब बाकी भी कोल्ड वॉर और वॉर चले ही जा रहे हैं, राइट। तो इज दिस द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस और डज द फॉल्ट लाई समवेयर एल्स? वो क्या 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 रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है उसने कि भाई क्या यही साइंस की प्रोग्रेस का रिजल्ट है, या इसका रीज़न कुछ और है, इसमें गलती कहीं और है? कि हम चाहते हैं कि लड़ना, हमारी नेचर में है लड़ना ह्यूमन बींग्स की, तो हम साइंस को यूज़ करते हैं लड़ने के लिए, जहाँ के हमें यूज़ करना चाहिए उसको बेनिफिशियल चीज़ों के लिए। तो क्या कहना चाह रहा है वो ऑप्शन पढ़ते हैं। विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। गाइस ये एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं गाइस, इसके बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये होता है ना, ओनली, नेवर, ऑलवेज, दिस कैन नॉट हैपन, दिस विल ऑलवेज हैपन, ठीक है, दिस कैन नॉट सर्वाइव। तो ये एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं, इनको शुरू में ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। और सेकंड, इट इज साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमिन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। कि भाई वो साइंस है जो अल्टीमेटली इंसान की जो किस्मत है उसको डिसाइड करेगी। क्या ये कहना चाह रहा है वो? नहीं गाइस, वो ये कहने चाह रहा है, पर पैसेज के कहने का मतलब क्या, हमें साइंस को मतलब सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, उसको गलत कामों के लिए, वॉर्स के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन गलत हैं, तो नीदर वन नॉर टू इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसी पैसेज पे एक और क्वेश्चन भी था गाइस, तो उसने पूछा था, उसने दो अजम्पशन दिए थे और उसने पूछा था बताओ इनमें से कौन सा अजम्पशन वैलिड है या नहीं है। तो अजम्पशन थे, द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। के कि जो आज की लाइफ में जो हम हॉरर्स देख रहे हैं, जो वॉर्स देख रहे हैं, वो इनएविटेबल रिजल्ट है ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, ओके। एंड द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। तो देखो गाइस, द हॉरर ऑफ मॉडर्न लाइफ आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। कि भाई वो होना ही था। इनएविटेबल का मतलब क्या है? कि भाई ये तो होके ही हो रहेगा। लेकिन वो यहाँ पैसेज में क्या कहना चाह रहा है कि भाई हम उसको ब्लेम करते हैं, लेकिन साइंस को ब्लेम करते हैं, लेकिन ब्लेम हमें खुद को करना चाहिए, ठीक है। तो ये साइंस की प्रोग्रेस की वजह से नहीं हुआ, ये हमारी गलत इंटेंशन की वजह से हुआ है, ये तो गलत था। और दूसरा सही था कि द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। कि भाई साइंस वही है जो इंसान ने उसको बनाया है, साइंस ने हमें नहीं बनाया, हमने साइंस को बनाया है। तो हम जैसा चाहते हैं उसको यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल वैलिड असम्पशन है। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, ओनली सेकेंड असम्पशन वॉज वैलिड है, ठीक है। तो ये था आपका पहला पैसेज। आगे बढ़ते हैं गाइस।
एक और पैसेज देखते हैं उसने क्या बोला है। व्हेन वी मीट अदर पीपल while वी ट्रैवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन, क्या पूछा है उसने, पैसेज पढ़ता है। ओनली विद लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ओपनिंग ऑफ हिज वेयर्स ऑन मेनी अ बीच वेयर हिज लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन विल द मर्चेंट कम टू नो द वर्थ ऑफ व्हाट ही कैरीज एंड व्हाट इज पेरोकियल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल इन हिज चॉइस। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जब एक मर्चेंट अपना सामान किसी किसी दूसरे देश में जाके लोगों को बेचता है जहाँ पे उसकी लैंग्वेज बोली भी नहीं जाती, तब वहाँ जाके उसको पता चलता है कि जो उसके पास चीज़ें हैं उसकी वैल्यू क्या है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेरोकिल है, मतलब लिमिटेड टू हिज व्यू हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल हैं जो उसको पता चलेंगी। तो ही विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्थ ऑफ व्हाट ही कैरीज एंड व्हाट इज पेरोकिल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल इन हिज चॉइस। Such delicate goods as justice, love, and honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. And the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel टू दोज हु विश टू लिव एट ईज अमंग देयर फेलोज। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत सारी कॉमन वैल्यूज पता चलती हैं, लेकिन आपको ये भी पता चलता है ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे जस्टिस, लव, ऑनर, कर्टसी, ये सभी हर जगह दिखती हैं, लेकिन हर देश में इनको अलग अलग तरह से मोल्ड किया जाता है, अलग तरह से हैंडल किया जाता है, और कई जगह तो आपको दिखेंगी भी नहीं कि उनके बीच में मतलब क्या कैसे वो उसको डिलीवर करते हैं। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन वी मीट अदर पीपल व्हाइल वी ट्रैवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, क्या आप इमेजिन करते हो और क्या समझते हो, नहीं। कम्युनिटीज एंड नेशनलिटीज, नहीं। कम्युनिटी नेशनलिटी नहीं समझते हम। लोकल वैल्यूज और यूनिवर्सल वैल्यूज, यस, के मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के वैल्यूज क्या हैं और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ की वैल्यूज क्या हैं, उनके बीच का जो फर्क है उन वो समझ आता है। एंड फ्रेंड्स एंड फोज, नहीं, दोस्त दुश्मन नहीं है। यहाँ पे तो बात कर रहे हैं कि भाई एक चीज़ को अलग अलग देश में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उनमें डिफरेंस क्या है, मेरी लोकल वैल्यू में यहाँ पे किस किस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करता हूँ, वही चीज़ को दूसरे देश में कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, तो इनके बीच में डिफरेंस पता चलता है। दैट इज़ व्हाट ही हैज सेड। तो ही अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस बिटवीन, ये बोला ना, पेरोकियल एंड व्हाट इज़ यूनिवर्सल, तो ये उनको फ़र्क समझ आता है जब आप ट्रैवल करते हो दूसरी जगह पे। और एक और क्वेश्चन था गाइस, उसने 3 अजम्पशन दिए थे और उसने पूछा था इनमें से कौन सा अजम्पशन वैलिड है, इनवैलिड है। तो अपने अजम्पशन थे, ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस, के ट्रैवल से ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, यस। ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, यस, बिल्कुल सही बात है कि ट्रैवल उनकी हेल्प करता है जो फंडामेंटल वैल्यूज को समझना चाहता है। एंड अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंगस्ट पीपल। नहीं गाइज, ये कोई सही वैलिड नहीं है कि भाई वो उनके बीच का डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकता है। समझने के लिए ठीक है, लेकिन उनके बीच की जो डिफरेंसेस है वो सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे। तो आई थिंक ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर, के ऑप्शन 1 and 2, दीज आर द टू राइट assumptions। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज पे, पैसेज नंबर 3। अब इसमें क्या उसने अजम्पशन दिए हैं, तो अजम्पशन हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं ध्यान से। तो by the time children reach class 8, the bulk of them tend to be in the age range of 13 years to 15 years। कि 8वीं क्लास तक जब पहुंचते हैं बच्चे तो उनकी एज 13 से 15 साल तक की होती है। But in our country, about a quarter of all children in class 8 struggle with reading simple texts and more than half are still unable to do basic arithmetic operations like division। लेकिन इंडिया में, ठीक है, 8 क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सिंपल चीज़ें पढ़ने में मुश्किल होती है, और आधे से ज़्यादा वो बेसिक मतलब अरिथमेटिक, वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये भी नहीं कर पाते। एवरी ईयर अबाउट 25 मिलियन यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल मूव्ड इनटू द लाइफ दैट लाइज फॉर देम बियॉन्ड कंपलसरी स्कूलिंग। कि भाई जो बोलते हैं ना कि 16 ईयर्स तक की एज या 14 ईयर्स तक की एज कंपलसरी एजुकेशन, उससे बाहर निकलते हैं हर साल 25 लाख बच्चे। दे कैन नॉट एंटर द वर्क फोर्स एटलीस्ट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर अंटिल दे आर 18। कि भैया वो काम कर नहीं सकते, एटलीस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो नहीं कर सकते जब तक वो 18 साल के नहीं होते, वो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है। तो ये एक और मतलब उसने बताया कि भाई फिर मतलब वो क्या करें आपके भाई, 8 क्लास से आगे बढ़े कंपलसरी एजुकेशन से, काम कर नहीं सकता ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो क्या करना चाहिए अब। फॉर मेनी फैमिलीज दीज चिल्ड्रन आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज एवर टू गेट दिस फार इन स्कूल। और कुछ तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार इतने स्कूल में इतना आगे गए होते हैं, मतलब पढ़ते लिखते हैं। Parents and children expect that such graduates from school will go on to high school and college। पेरेंट्स और बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो ग्रेजुएट्स हैं ये हाई स्कूल और कॉलेज में जाएंगे पढ़ने के लिए। हार्डली एनीवन वांट्स टू गो बैक टू एग्रीकल्चर, कोई एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहता पढ़ने लिखने के बाद। ऑन द अदर हैंड एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसेज आर फार लोअर
देन दे शुड बी इवन बेस्ड ऑन करिकुलर एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लास 8। कि भाई एक्सपेक्टेशन तो है कि भैया हम जाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे, पढ़ लिख के लॉर्ड गवर्नर निकलेंगे, कहने का वही बात है, लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो रियलिटी है वो उससे बहुत नीचे है। कॉम्पिटेंसी नहीं है बच्चों में, इतना स्किल्स नहीं डेवलप होते। तो क्या जम्पशन दिए हैं उसने, कही सब पढ़ते हैं। फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव अ ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट्स। पेरेंट्स की, गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। Second, a school curriculum that conforms to today's requirements and is uniform for the entire country may address the issues brought out. Yes, कि स्कूल करिकुलम अगर सही होगा तभी वो सही कॉम्पिटेंट बनेंगे और आज के हिसाब से वर्कफोर्स में हेल्प कर पाएंगे। तो ओनली सेकंड अजम्पशन वाज वैलिड, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एक और क्वेश्चन था इसमें कि सेंट्रल आइडिया क्या है पूरे पैसेज का, उसने ये पूछा था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। Total eradication of poverty in the country will resolve the issue of underperformance of our school children. Poverty की वजह से हो रहा है, गरीबी की वजह से हो रहा है, doesn't make sense. It is not about poverty, it's about competency. Next, monetary incentive to parents and teachers is a strategy to improve children's academic performance. उनको पैसे दे दो, पैसे से बढ़िया परफॉर्मेंस होगी एकेडमिक की? No. Public policy should ensure that competencies and achievements of young people are aligned with their expectations. Yes, कि जो पॉलिसी बनाते हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उनमें जो कॉम्पिटेंसी हैं और जो अचीवमेंट्स हैं वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होनी चाहिए। एंड फोर्थ, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल पास आउट्स गो बैक टू एग्रीकल्चर। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर नहीं गए तो हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड खो देंगे? नो। यहाँ पे बात ये हो रही थी कि पब्लिक पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, उसमें कॉम्पिटेंसी और अचीवमेंट्स जो हैं वो अलाइंड होनी चाहिए उनके एक्सपेक्टेशंस के साथ, मतलब उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। चलो गाइस, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। पैसेज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट साइंस। के ऑथर का साइंस के बारे में क्या सोचना है वो पता करना है हमें। तो पढ़ते हैं गाइस। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ दैट साइंस हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि साइंस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कि भाई समाज के टुवर्ड्स भी साइंस को, साइंस की एक जिम्मेदारी बनती है। दैट्स कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द आइडिया वुड नॉट हैव अकर टू न्यूटन और गलीलियो। कि भाई ये आइडिया न्यूटन या गलीलियो को नहीं आया होता कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। दे थॉट ऑफ साइंस एज एन अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज। वो दुनिया को वैसे ही देखते थे जैसी दुनिया है। एंड द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे एक्नॉलेज्ड वाज टू टेल द ट्रूथ। और उनके लिए सब सिर्फ क्या मायने रखता था? सच बताना। न्यूटन और गलीलियो मतलब पुराने टाइम के साइंटिस्ट्स के लिए। द आइडिया दैट साइंस इज अ सोशल एंटरप्राइज इज मॉडर्न। कि ये जो आइडिया है ना कि साइंस एक सोशल एंटरप्राइज है, सोसाइटी के लिए काम आती है, ये मॉडर्न आइडिया है, पुराना नहीं है। एंड इट बिगिंस एट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ शुरू हुआ है। We are surprised that we cannot trace a social sense further back because we nurse the illusion that the industrial revolution ended a golden age. कि हम सरप्राइज हो जाते हैं सोच के कि भाई कि सोशल सेंस जो है साइंस की वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वी नर्स द इल्यूजन कि भाई हम इस भ्रम में जीते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने गोल्डन एज को ख़त्म कर दिया। कि गोल्डन एज मतलब उससे पहले थी, साइंस से पहले, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वैसे ही वो गोल्डन एज खत्म हो गई है। ये सोचना है हमारा, ये भ्रम में जी रहे हैं हम। तो क्या सोचना है ऑथर का? साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट्स। कि साइंस को, साइंटिस्ट की कमिटमेंट को वैल्यू करना चाहिए? नो। साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल। ओके, पॉसिबिलिटी है कि भाई सिविलाइज सोसाइटी का प्रोडक्ट है साइंस, और इससे साइंटिफिक अवेयरनेस लोगों में बढ़ानी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट्स इन साइंस। कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन साइंस की वजह से हुआ था, ये कहना चाह रहा है ऑथर? नहीं। साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। एग्जैक्टली, वो क्या कहना चाह रहा है कि साइंस को सच्चाई ढूंढनी चाहिए, ट्रूथ उसका ढूंढना उसका काम है, लेकिन सोशल वेलफेयर भी उसका ध्यान होना चाहिए। कि सोशली अवेयर भी होना चाहिए लोगों को, मतलब कि जो साइंस आप यूज़ कर रहे हो क्या उससे किसी का नुकसान हो रहा है? अगर नुकसान हो रहा है तो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये था ऑथर का फर्स्ट आइडिया इसमें। चलो गाइस, नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। उसने पूछा ये कि लॉजिकल इन्फ्रेंस क्या है इसमें से। इन्फ्रेंस क्या होता है गाइस? लॉजिकल की फैक्ट विच कैन बी टेकन फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑफ द पैसेज। तो पढ़ते हैं। Today, if we consider cities such as New York, London, Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach were imposed on their precincts. कि भाई ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ये इतनी फेमस या आइकॉनिक सिटीज़ क्यों बनी है? क्योंकि इनको प्लान करके बनाया गया है, हैवी सिस्टम प्लानिंग में डाला गया है, और इस अप्रोच से उनको
डेवलप किया गया। द बैकबोन ऑफ द सिस्टम्स थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग, कि भई ये जो बैकबोन सिस्टम्स थ्योरी जो है ना, सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप करना, तो सिस्टम्स थ्योरी का बैकबोन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशियल एंड कल्चरल डिजायरेबल्स इनटू मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग कंप्यूटिंग, कंप्यूटर्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड एन एल्गोरिदमिक वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। के भाई सोशल जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेस की, स्पेशल जो रिक्वायरमेंट्स हैं और कल्चरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग में डाल के और फिर उस प्रोसेस के से सिस्टमेटिकली डेवलप करना, ठीक है, जिससे ये सिस्टम अप्रोच डेवलप होती है, ये उसकी बैकबोन है। द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट विच बिगैन टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन प्लानिंग स्पॉन्ड सम ऑफ द मोस्ट इंजीनियस प्लानर्स, के जो जो पहली जो यूनिवर्सिटीज़ थी वेस्ट में जिन्होंने प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया, किस लिए? प्लानिंग में, प्लानिंग मैनेजमेंट वाली बात कर रहा है, तो उसकी वजह से बहुत इंजीनियस, मतलब ज़बरदस्त प्लानर्स डेवलप हुए, मतलब पढ़ लिख के निकले, हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस डोमेन, जिन्होंने जो एक्सपर्ट थे अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट में। दिस वॉज बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स वर अब्जॉर्ब्ड इन टू द प्लानिंग करिकुलम, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, इनको प्लानिंग करिकुलम में एब्जॉर्ब किया गया, कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन, एल्गोरिदम, इनको प्लानिंग में डाला गया और इसलिए उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी हुई। दैट हैड इट्स रूट्स इन द सोशल साइंसेस, ज्योग्राफी एंड आर्किटेक्चर, के ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर और सोशल साइंसेस के साथ साथ उनको बहुत ही मतलब तरीके से पढ़ाया गया है, उनको ट्रेन किया गया है ये सब प्लान करने के लिए। जबकि फिर उसने एंड में क्या बोला? प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट, कि इंडिया में जो प्लानिंग है और इंडिया में जो एजुकेशन है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की, वो वेस्ट से बहुत अलग है। मतलब इंडिया में वैसे प्लानिंग नहीं डेवलप हुई जैसे बाहर के देशों में, वेस्ट कंट्रीज में हुई है। तो क्या इन्फ्लुएंस है गाइस इसमें से, क्या समझ सकते हैं हम? करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यस, करिकुलम जो प्लानिंग का है ना, उसमें अलग अलग तरह के और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, कि उसमें सोशल, स्पेशल, कल्चरल, ठीक है, और ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व करना होता है, तभी आप एक अच्छे प्लानर बनते हो। तो ये बिल्कुल कहा है उसने, सही बात है। सेकंड देखते हैं, इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी की बात कहाँ हो रही है यार इसमें? ब्यूरोक्रेट्स कहाँ आ गए इसमें? कोई लॉजिक नहीं है। In India, the management of urban areas is a local affair with a chronic problem of insufficient funds. पैसों की कमी की वजह से? No, doesn't make sense. Next, with high density of population and widespread poverty in our urban areas, planned development in them is very difficult। कि भाई हाई डेंसिटी की वजह से उनमें प्लानिंग करना मुश्किल है? नहीं गाइस, वो तो ये कह रहा है कि जब आप प्लानिंग सीख रहे हो तो उसको अच्छे अप्रोच से सीखना चाहिए। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी पैसेज पे फिर उसने एक और क्वेश्चन पूछा, दो अजम्पशन दिए उसने और हमें बताना है कि कौन सा अजम्पशन वैलिड है, इनवैलिड है। तो assumption पढ़ते हैं, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। यस, सही बात है, इंडिया को नई जनरेशन के साथ नए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। और इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच। के कोई ये एक्सट्रीम हो जाता है कि इसके कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, जीरो नहीं है, बट हाँ हमें बेटर करना है उससे, ठीक है, हमें सीखना है अच्छे तरीके से उसको करना है। तो ओनली ऑप्शन ए वॉज द राइट अजम्पशन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अबव पैसेज? तो हमें सेंट्रल आइडिया ढूंढना है, तो पढ़ते हैं, नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। के इंटरनेट पे हर जो आवाज़ है, मतलब हर इंसान जो भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इन सोशल मीडिया पे आ रहा है, उसको नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस, के हर यूट्यूबर को, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक तरह की, सेम तरह की ऑडियंस नहीं मिलती, ठीक है। तो नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। व्हेन anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice। कि जब anonymous private parties हैं, ठीक है, जब वो ज़्यादा पैसे से ज़्यादा व्यूज़ खरीद सकते हैं, तो उनके जो ओपिनियंस हैं वो ज़्यादा लाउडर वॉइस में सुने जाते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffers। कि भैया अगर पॉलिटिक्स में जीतना हारना यही डिजिटल स्फीयर में दूसरे को पैसे, मतलब व्यूज देके, पैसे बढ़ा के और इस तरह से अगर इलेक्शन जीतना है, तो फिर पॉलिटिक्स की जो क्वालिटी है वो
खराब होने वाली है। झूठ बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, ठीक है, तो फिर तो मतलब कुछ भी पैसे दे के कुछ भी बोलकर आदमी जीत जाता है, ठीक है, तो फेक प्रोपेगेंडा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें अब सोशल मीडिया में देखने को मिलती हैं। The focus of social media is restricted to the promotion of content that generates more user engagement, regardless of how inflammatory the content may be। कि सोशल मीडिया का फोकस सिर्फ किस चीज़ पे है, कि ज़्यादा यूज़र एंगेजमेंट जनरेट करने में, ठीक है, ज़्यादा व्यूज़ डेवलप करने में, ज़्यादा व्यूज़ जनरेट करने का पर्पज़ है यहाँ पे सोशल मीडिया का, ये कहना चाह रहा है वो। तो क्या सेंट्रल आइडिया है, कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। क्या इंस्टेंट एक्सेस मिलती है? नहीं, वो तो कह रहा है ये गलत तरीका है मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोपागेंडा को प्रोपगेट करने का। नेक्स्ट, सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशंस बट द बाय प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। कि वो आइडियल या मॉरल इंस्टीट्यूशंस नहीं है सोशल मीडिया, कि हर चीज़ आपको सच में सच्चाई नहीं मिलेगी वहाँ पे, वो कंपनीज को प्रॉफिट बनाने के लिए है, ठीक बात है। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए सोशल मीडिया बनाया गया है, ठीक है। सोशल मीडिया का बनाया नहीं गया, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ यूजर एंगेजमेंट जनरेट करने के लिए है। एंड इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। नो, वेल इन्फॉर्म्ड हो नहीं रही ना, वो क्या बोल रहे हैं, जो ज़्यादा व्यूअर एंगेजमेंट जनरेट करे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशंस बट द प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। व्यूज़ आएंगे, यूज़र एंगेजमेंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट ही होगा ना, और उसी के लिए लोग कर रहे हैं उसको, यूज़ कर रहे हैं, पैसे देके ज़्यादा व्यू जनरेट कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उससे। सो दिस इज व्हाट सोशल मीडिया हैज़ बिकम टुडे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, इसमें अजम्पशन दिए हैं दो हमें, अब अजम्पशन हमें बताने में वैलिड है इनवैलिड है। तो इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ, इंक्लूसिव नहीं है इंटरनेट, मतलब वो सभी को साथ में लेके नहीं चलता, ठीक है, तो सच बात है ये, तो उसने बोला है, बिल्कुल सही बात है कि भाई जिसको पैसे देते हैं उसको व्यूज़ मिलते हैं, राइट, जिसका ये इससे डिपेंड नहीं करता कौन अच्छा कंटेंट दे रहा है, डिपेंड करता है कौन ज़्यादा पैसे लगा रहा है उसमें, तो बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड, इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। यस, इंटरनेट से पॉलिटिक्स अफेक्ट हो सकती है, इट कैन एडवर्सली अफेक्ट। सो बोथ द अजम्पशंस आर वैलिड, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो गाइस, आप ध्यान से पढ़ोगे ना पैसेजेस को तो आपको समझ आने लगेंगी चीज़ें, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, उसको क्रिटिकली उसको पढ़ के देखा करो, तभी आप एनालाइज कर पाओगे और सही अपने ऑप्शंस को ढूंढ पाओगे। अब उसने चार अजम्पशन सॉरी इन्फ्रेंसेस दिए हैं और उसने पूछा कि इनमें से कौन सा वैलिड है इनवैलिड है, तो पढ़ते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वन थर्ड ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली। उसने बोला है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या बताती है कि वन थर्ड, एक तिहाई जो खाना है ग्लोबली, ठीक है, जो फूड बनता है, प्रोड्यूस होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो मतलब खराब हो जाता है। फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन, वो हर हर स्टेप पे वेस्ट होता है। फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी हो जाता है, और फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन में भी खराब हो जाता है, मतलब वेस्टेज हो जाती है, खराब हो जाता है खाना। द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन बाय अबाउट 45%। ये जो बढ़ता हुआ वेस्टेज है, इससे लैंड भी डिग्रेड होती है लगभग 45%, मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ये खाना बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक तिहाई खराब हो रहा है, तो मतलब लैंड खराब ही होगी वो, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से, और एक्सेस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से, कि ये जो वेस्टेज है इससे हमारी ज़मीन भी ख़राब हो जाती है, मतलब उसका वेस्ट हो रहा है। द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट्स इन अबाउट 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एवरी ईयर। और जो खाना जो वेस्ट होता है उससे लगभग 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उससे। डीके ऑल्सो लीड्स टू हार्मफुल एमिशन ऑफ अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, और जो खाना सड़ जाता है उससे मतलब हार्मफुल गैसेस भी जाती हैं एटमॉस्फेयर में। सो एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल, कि खाने की वेस्टेज को और लॉस को रोकना हर तरह से, चाहे वो फूड चेन में कहीं पे भी हो, ठीक है, लेकिन उसको उसकी वेस्टेज को या लॉस को रोकना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी, कि फूड की सफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी दोनों को मेंटेन करने के लिए हमें फूड की वेस्टेज को या लॉस लॉस को हमें रोकना ही रोकना पड़ेगा, नहीं तो उसका नुकसान इतना भारी है आप समझ भी नहीं पा रहे हो। धरती मतलब ज़मीन खराब हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, हार्मफुल गैसेज हो रही हैं, और खाना लोगों को भूखे मर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा क्योंकि वेस्ट हो जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें लॉस एंड प्रिवेंशन को, लॉस एंड वेस्टेज को हमें कम करना पड़ेगा।
तो इन्फ्लुएंसेस देखते हैं क्या दिया उसने, द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल। ये एक्सट्रीम जो ऑप्शन होते हैं ना इसके, यही करंट मेथड्स हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, ये एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया करो। देखते ही लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। बिल्कुल सही बात है उसने बोला है। देखो लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। रिडक्शन इन द, अच्छा लॉस और वेस्टेज में अगर रिडक्शन होगा तो कार्बन फुटप्रिंट में मतलब कार्बन एमिशन में कमी आएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कार्बन वेस्टेज अगर कम होगी तो कार्बन, उसने बोला ना कार्बन भी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलते हैं तो वो भी कम होगी, ये भी ठीक है। एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। कि हार्वेस्ट के बाद जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अवेलेबल नहीं है। नहीं अवेलेबल, ऐसा कहीं नहीं कि अवेलेबल नहीं है, बट उसको हमें और तरह से मतलब पॉलिसी वॉलिसी बना के और अच्छे से करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट, दैट कैन नॉट बी अज्यूम्ड। तो फर्स्ट हमें क्लियरली मिल गया था कि इसके फर्स्ट गलत है, तो जिस जिस ऑप्शन में फर्स्ट है वो एलिमिनेट कर दो, ये देखो, और आपको आपका आंसर मिल जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, मतलब इन्फ्रेंस 2 एंड इन्फ्रेंस 3 वर वैलिड हियर, फर्स्ट एंड फोर्थ वर इनवैलिड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और एक और पैसेज दिया उसने, एक और क्वेश्चन दिया गाइस उसने, अब उसने उसमें अजम्पशन पूछा कि क्या सही अजम्पशन है यहाँ पे। तो अजम्पशन देखते हैं गाइस, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन्ड। फूड डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा सोचना पड़ेगा। एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को हमें री इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा कहाँ पे वहाँ पे वेस्टेज हो रहा है। तो सही बात है। एंड इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजंस। यस, दोनों ही बात बिल्कुल ठीक है, सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसने बोला ना कि addressing the loss and wastage of food in all forms is critical. तो both the assumptions were valid, so option C is the correct answer here. चलो guys आगे बढ़ते हैं। अब उसने फिर उसने लॉजिकल और मोस्ट रैशनल मैसेज पूछा कि पैसेज से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। तो पढ़ते हैं गाइस, अनलाइक रिलीजन एंड साइंस पोएट्री डज नॉट पॉजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो क्या कह रहे हैं, रिलीजन और साइंस की तरह नहीं, पोइट्री एक ऐसी चीज़ है जो एब्सोल्यूट ट्रूथ में काम नहीं करती। मतलब जैसे रिलीजन और साइंस में एक बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होता है, या तो ये ठीक है या ये गलत है, या ये सच है या ये झूठ है। तो जैसे साइंस और रिलीजन में ऐसा होता है, पोइट्री में ऐसा नहीं होता। उसे पोइट्री की बात कर रहा है वो। तो अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, पोइट्री डज नॉट पॉजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। Those forces or individuals who claim to have absolute truths in their grasp tend to turn dictatorial और टेरनिकल। के वो फोर्सेस या वो इंडिविजुअल जो सोचते हैं कि उनको सब सच पता है, वो डिक्टेटर बन जाते हैं या टेरनिकल बन जाते हैं। मतलब वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर सोचने लग जाते हैं। ट्रूथ यूजुअली डज नॉट एडमिट एनी कॉन्ट्रडिक्शंस। ट्रूथ जो होता है ना वो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। ट्रूथ यूजुअली डज नॉट एडमिट एनी कॉन्ट्रडिक्शन और इम्परफेक्शंस के, इम्परफेक्शन या कॉन्ट्रडिक्शन को ट्रूथ जो है वो एडमिट नहीं करता। इट इज़ यूनिटेरियन, ठीक है, वो एक दिशा में चलता है। इट इज़ देयर फॉर नॉट ऑफ मच यूज फॉर पोइट्री, तो इसलिए वो पोइट्री का कोई काम का नहीं है जो एक ही दिशा में जब चलना है। तो पोइट्री अबाइड्स बाय द प्लूरैलिटी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। के पोइट्री जो है वो प्लूरैलिटी में बिलीव करती है कि भाई एक से ज़्यादा मत हो सकते हैं, एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं कोई काम करने के, और अलग अलग तरह के हर इंसान की अलग अलग सोच हो सकती है। तो ये कहना चाह रहे हैं अभी तक। परहैप्स पोइट्री फॉलोज रियलिटी विच इज़ प्लूरल, एनाक्रोनिस्टिक एंड फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। के पोइट्री वो रियलिटी फॉलो करते हैं जो प्लूरल है, सिक्वेंशियल है और कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। ठीक है, अगेंस्ट द टेरनी ऑफ ट्रूथ पोइट्री रिमेन्स अ पार्टिसन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी। के टेरनी के खिलाफ पोइट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक रियलिटी का पात्र बन के खड़ा होती है। अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ पावर, के पावर के खिलाफ वेल्थ एंड हिरार्की, पोइट्री प्रपोजेस बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिफाइंस। के जब पावर वेल्थ और हिरार्की आ जाती है उसके खिलाफ पोइट्री खड़ी होती है, क्या लेके, ह्यूमिलिटी, कि आप हम्बल हो, और डिफाइंस मतलब आप खिलाफत भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसने क्या मैसेज दिया गाइस, इट इज़ द पोइट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकग्नाइजेस एंड एक्सेप्ट्स इम्परफेक्शन इन ह्यूमंस। कि पोइट्री है जो साइंस और मतलब सॉरी साइंस और रिलीजन की तरह नहीं, पोइट्री है जो लोगों में इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करती है। ओके, बिल्कुल सही बोला भी है उसने, इम्परफेक्शंस की बात की भी है कि इट एक्सेप्ट्स इम्परफेक्शंस इन ह्यूमन बींग्स। तो ठीक है, देखते हैं गाइस, ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोइट्री इज एनाथेमा टू ट्रूथ। कि ये उसका उल्टा है बिल्कुल, कि मतलब झूठ बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि
साइंस और रिलीजन से ट्रूथ होता है और पोइट्री से उसका बिल्कुल नुकसान हो जाता है, नहीं। पोइट्री इज रोमांटिक इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग, वेयर साइंस एंड रिलीजन आर बोथ अबाउट ट्रूथ। कि वो रोमांटिक और इमेजिनेशन के ऊपर है, ये नहीं कहना चाह रहा वो क्या कहना चाह रहा था गाइस। अब ऑप्शन डी भी देखते हैं एक बार। इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टायरनी एंड बिगॉटरी, पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस। गाइस इसमें दोनों ऑप्शन मुझे ठीक लग रहे थे। अब इसमें मैंने जो मार्क किया था, जो मैंने मुझे लगा कि ऑप्शन ए ठीक था। इट इज़ द पोइट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकग्नाइजेज एंड एक्सेप्ट्स इम्परफेक्शन इन ह्यूमंस। कि भाई वो एक दिशा में नहीं चलती, वो इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करती है। लेकिन बहुत सारे जगह पे बहुत लोगों ने डी को भी सही माना है। इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टायरनी एंड बिगॉटरी, पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये भी ठीक लग रहा था कि भैया दुनिया में जहाँ पे वायलेंस है, टायरनी है और बिगॉटरी है, पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये जो क्लियर बात थी ना, इस वायलेंस और बिगॉटरी, मैंने क्यों डी को नहीं माना था, क्योंकि वायलेंस और बिगॉटरी की कहीं बात नहीं हुई इसमें। ठीक है। बिगॉट कौन होता है? दोगला। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, साइंस और रिलीजन दोगले नहीं, वो ट्रूथ के पीछे है। पोइट्री में क्या है, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, उसमें प्लुरैलिटी है। तो इस वजह से अभी मैं वॉयलेंस और बिगोटरी की वजह से मैंने ऑप्शन डी को एलिमिनेट किया था कि भाई वॉयलेंस और बिगोटरी की बात नहीं हो रही, टायरनी की बात हो रही है, लेकिन वॉयलेंस की वजह से या बिगोटरी की वजह के खिलाफ पोइट्री जो है वो एक डायनामिक रेजिस्टेंस बन के खड़ी होती है। कहीं ना कहीं ये बात भी बोली है उसने कि पोइट्री एक तरीका है, ये एंड में जो बोला ना, इट इज़ अगेंस्ट अगेंस्ट पावर, वेल्थ एंड हियरार्की। पोइट्री प्रपोजेस बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिफाइंस, के ह्यूमिलिटी भी सिखाती है, डिफाइंस भी सिखाती है वो। तो डी भी कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक लग रहा था गाइस, तो हमें आंसर की का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें डी ऑप्शन ठीक हो सकता है इसमें ए ऑप्शन ठीक हो। वी आर नॉट रियली श्योर। मैंने एआई से चेक किया था गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो ए ही आंसर बताया था, लेकिन हो सकता है डी मिल जाए यहाँ पे आंसर, तो हु नोज के क्या आंसर होगा। तो अभी वेट करते हैं आंसर की का। चलो गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। हमें अजम्पशन पूछा है उसने कि क्या अजम्पशन यहाँ पे वैलिड हो सकता है। तो हम पहले पैसेज पढ़ते हैं गाइस। पैसेज है, द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस। कि जो फूल है ना वो हमें खुश करने के लिए नहीं बनाए गए थे। द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट फ्लॉन्टेड इट्स पेटल्स एंड स्प्रेड इट्स परफ्यूम टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट। कि भाई जो फूल है वो एक कीड़े को अट्रैक्ट करने के लिए सुंदर और परफ्यूम होता है उसके अंदर। द इंसेक्ट कैरीज द पॉलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर सो दैट द पॉलन इज नॉट कैरिड अवे बाय विंड एंड दस नॉट वेस्टेड। तो इंसेक्ट क्या करता है, जो जिस भी फूल पे बैठता है वहां से पॉलन को जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, मतलब एक एक जगह से एक फूल से दूसरे फूल पे वो पॉलिनेट करता है, ताकि जो पॉलन है वो हवा में ना उड़ जाए, खराब ना हो जाए। तो व्हाट वी कॉल अ फ्लावर्स ब्यूटी इज मियरली अ बाई प्रोडक्ट एंड अ ह्यूमन इन्वेंशन। के भाई फूलों को जो हम सुंदर बोलते हैं ना, भाई कितना सुंदर गुलाब है, ये वो हमारी इन्वेंशन है, और वो एक बाई प्रोडक्ट है सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस का। द परफ्यूम इज नॉट देयर टू प्लीज अस। जो खुशबू है ना फूलों में, वो हमें खुश करने के लिए नहीं है। इट प्लीजेज अस बिकॉज इट इज देयर। हम खुश होते हैं क्योंकि वो खुशबू है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं बनी है। वी हैव बीन कंडीशन टू इट, और हमें इसकी आदत पड़ चुकी है, हमें लगता है फूल हमारे लिए है। जबकि फूल वो क्या कहना चाह रहा है, वो एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं जहाँ पे पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अलग अलग नए नए तरह के स्पीशीज डेवलप होती हैं। तो ये उसके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो उसने अजम्पशन कह दिया गया, द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव दैट फ्लावर्स आर क्रिएशंस ऑफ नेचर्स लग्जरी। कि ऑथर का ये मानना है कि भाई नेचर की लग्जरी है फ्लावर्स। लग्जरी क्या होता है जिसको आप अपने अपने इच्छा अनुसार यूज करो, नहीं, गलत है। वो ये क्या कह रहा है, ऑथर का ये कहना नहीं, ऑथर तो कह रहा है कि फूल बहुत अपने इकोसिस्टम का हिस्सा है, हमारे लिए नहीं बने हैं वो। एंड सेकंड, द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन द यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर एक्सेप्ट एज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ही डज बिलीव इट। तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है वो। तो दोनों ही अजम्पशन इनवैलिड थे, तो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर है। और इस पे एक और क्वेश्चन था, हाँ, कि क्रक्स क्या है पूरे पैसेज का। अब ये देखते हैं गाइस। अच्छा नहीं, ये एक ही क्वेश्चन था इस पे शायद, नहीं एक ही क्वेश्चन था। अब ये अगला पैसेज करते हैं गाइस। तो ये देखते हैं इसमें अब क्या बनता है। क्रक्स पूछा है उसने, तो ये आज यहाँ तक करेंगे, इस 10 पैसेज करेंगे आज, बाकी पैसेजेस हम अगले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर आधा करवाया आपने, मैं अगले सैटरडे को फिर एक सेशन लेके आऊँगा जिसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ठीक है। तो चलो 10 पैसेज आज कर लिए, 10-11 पैसेजेस हम अगले सेशन में कवर कर लेंगे। तो हाफ हाफ में 2 सेशंस में आपका पूरा PYQ आपका कवर हो जाएगा। तो चलो गाइज, इन a robust democracy, reality, howsoever inconvenient it may be, finds its expression both in the speech of political leaders and other social forms of assertion. उसने क्या बोला कि robust अच्छी डेमोक्रेसी में क्या होता है, रियलिटी हाउसोएवर इनकन्वीनियंट इट मे बी,
ठीक है, कि अच्छी डेमोक्रेसी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना है, अपने एक्सप्रेशन की जगह मिल जाती है पॉलिटिकल लीडर्स को भी, और सोशल फॉर्म ऑफ एसर्शन मतलब हर तरह से सोसाइटी में अपनी बात रखने की जगह मिलती है डेमोक्रेसी में, अच्छी डेमोक्रेसी में। द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल, कि जो सच्चाई है उसकी जो एग्जिस्टेंस है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, उसको ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सही तरह से सबको पता चले, कोई उसमें बायस ना हो, तो बोथ थ्रू इट्स सर्कुलेशन इन एंड बाय द मीडिया as well as its argumentative articulation in deliberative democracy। तो क्या कह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सर्कुलेशन में भी और मीडिया के थ्रू उसके आर्ग्यूमेंटेटिव आर्टिकुलेशन में भी। A normatively responsible media, through its communication effect, has the responsibility to circulate the content of reality without distortion। एक अच्छी जो responsible media है उसका काम क्या होता है? Through its communication effect has been the responsibility टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन, के बिना कोई डिस्टॉर्शन के रियलिटी को बताना, ये सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी उसकी उसका काम है एक। तो क्या कर सका इस पूरे पैसेज का? रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। यस, कि अच्छी रिस्पॉन्सिबल मीडिया को सच्चाई को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। फेक न्यूज़ सीम्स इनहेरेंट इन द लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी, नहीं आइडियल डेमोक्रेसी में फेक न्यूज़ नहीं होती, गलत बोल रहा है वो। नेक्स्ट, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ये देखोगे ये एक्सट्रीम ऑप्शन है, पढ़ने से पहले ही पता लग गया ये गलत है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आइडियल डेमोक्रेसी, कि कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, नहीं, वो तो यहाँ पे रियलिटी की बात कर रहे हैं कि रियलिटी जो है वो सामने आनी चाहिए। एंड फोर्थ, इररिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इन आइडियल डेमोक्रेसी, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं कह रहा वो क्या कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। तो ये थे गाइज अपने आज के पैसेज। अब बाकी पैसेजेस हम करेंगे अगले सेशन में, अगले हफ्ते सैटरडे को। तो गाइज आई होप ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। यस गाइज, तो ये थे अपने आज के पैसेजेस, प्रीवियस ईयर पैसेजेस जो 2024 में आए थे एग्ज़ाम में, और इनका हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि सॉल्यूशन क्या बन सकता है। ठीक है, तो अब एक्सप्लेन करके आपको धीरे धीरे समझा के हर चीज़ ना, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो आधे आधे मतलब आधे आज हमने कर लिया, आधे हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीक कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है गाइस, तो आई होप इट वॉज बेनिफिशियल, आई होप इट वॉज यूजफुल फॉर यू, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। अगर गाइज आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in। ये नीचे लिखा हुआ है इस वैसे आपको, लेकिन शायद नीचे वो स्क्रॉल चल रहा होगा तो उसकी वजह से दिखेगा नहीं। ये हमारा ईमेल आईडी है hello@edutab.co.in। आप हमें इस पे ईमेल आईडी इस ईमेल आईडी पे हमें आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक फॉर विच हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, and you can get all these PDFs for free, and we will come up with another session next week for the remaining of the passages। guys अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपने भी यही आंसर मार्क किया या आपका कोई और ओपिनियन है, तो your inputs will be taken as constructive feedbacks for us, so we will definitely look into them. So thank you so much once again guys, I'll see you again next week. Till then guys, keep on working hard, keep on giving your best, study a lot, read a lot, be knowledgeable, be full of wisdom, that is how you can crack this exam। तो सोच समझ बहुत खुली होनी चाहिए आपके, अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए आप, और अच्छी समझ आपको आनी चाहिए, तो उसके लिए रेगुलर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच once again guys, I'll see you again next week. Till then guys, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you।